उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है मनमीत कौर। मनमीत कौर, लुधियाना, पंजाब। और ये सामान्य विश्लेषण इन्होंने पूछा है मुझसे, पर एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ। ये देखिए, इनकी कुंडली में जो पंचम भाव के अधिपति हैं, जो संतान के अधिपति, वो उच्च के तो हैं पर शनि से दृष्ट हैं। संतान के कारक जब भी देखे जाए, संतान से सवाल आते हों, तो गुरु को, बुध को और केतु को अवश्य देख लेना चाहिए। अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो गुरु 12वें, जिसके अधिपति 12वें भाव के अधिपति होकर के भाग्य को कमजोर करके अष्टमेश के साथ, मतलब भाग्य और 12वां और अष्टम, ये दोनों भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते, भाग्य भाव में बैठ गए दोनों। भाग्य मतलब भाग्य को कमजोरी मिली, क्योंकि इस कुंडली के लिए ना तो शनि अच्छे होते हैं और इस कुंडली के लिए ना तो शुक्र अच्छे होते हैं। शुक्र इसलिए अच्छे नहीं होते क्योंकि वो त्रिक भाव के या दुह स्थान के अधिपति होते हैं, और शनि इसलिए अच्छे नहीं होते क्योंकि वो पापी भाव के और 12वें भाव के अधिपति होते हैं। इस वजह से भाग्य कमजोर, यानी कि ये दोनों प्रभाव चंद्रमा पे हैं, जो कौन है, संतान भाव का अधिपति। ये प्रमुख कारक कई बार व्यक्ति को बना देते हैं संतान से संबंधित कष्ट के लिए, क्योंकि गुरु भी तो 12वें थे ना, और लग्न में मंगल और राहु का प्रभाव रहा, जिसके कारण व्यक्तित्व जलता रहा। कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। किसकी चिंता? तो मंगल की सुख की स्थिति, मंगल की जो स्थिति बन रही है वो सुख भाव पे है। सूर्य और बुध इनके बहुत अच्छे हैं। वो सूर्य कौन है? जन्म कुंडली के रोग भाव के अधिपति, जो करियर में थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ माता भाव को देख रहे हैं तो माता को रोग देंगे। और सूर्य के साथ बुध बैठे, जो सुख के अधिपति और सप्तम के अधिपति होकर के सुभग्रह होकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं, यानी कि व्यक्ति व्यापार या पति के साथ बैठ करके करियर को एक स्टेब्लिशमेंट दे सकता है, पढ़ा सकता है, बुद्धिमानी से काम निकाल सकता है, बुद्धि के बल पे धन कमा सकता है और करियर को बल दे सकता है। लॉ वगैरह के क्षेत्र में भी काम कर सकता है, शिक्षण कला के क्षेत्र में भी काम कर सकता है, मार्केटिंग और बैंकिंग से जुड़ करके भी व्यक्ति काम कर सकता है। कुर्सी पर बैठ करके जो काम करना हो व्यक्ति कर सकता है। अभी राहु की दशा 2025 तक चलेगी। अब इतना रुकने के बाद मैं इस कुंडली की अच्छी बातें ना बता करके, तो बुरी तो बातें, मतलब कमजोरीपन तो बात बता दी, पर अच्छी बात क्या हो सकती है कि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, पर भाग्येश मंगल के साथ राहु बैठे हैं। ये एक गड़बड़ हो जाएगी। और चूंकि वो मीन राशि है जहाँ पे तटस्थ हो जाते हैं राहु, तो यहाँ पे ना तो अच्छा परिणाम करेंगे ना तो बुरा। पर केंद्र में बैठे राहु कभी भी खराब नहीं होते। तो केंद्र में बैठे हैं और राशि के अधिपति जो है वो 12 में चले गए। इस वजह से अब राहु के पास अतिरिक्त बल नहीं मिलेगा। और उस राहु की दृष्टि देखिए भाग पंचम भाव पे पड़ रही है, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, राहु की दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो गया। मंगल का नहीं, शनि राहु केतु का, अष्टमेश का, राहु का और केतु का। और यहाँ पे भी मंगल और राहु का प्रभाव हो गया, और यहाँ तो राहु का प्रभाव है ही। तो ये जो निगेटिव चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कमजोरीपन का कारण बन रही है। नवांश कुंडली में भी सूर्य और बुध एक साथ वृश्चिक राशि में, यहाँ पे भी सूर्य और बुध अच्छे बैठे हैं। यहाँ पे भी व्यक्ति बुद्धिशाली है, तार्किक है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, ज्ञान संपन्न है। इसमें कभी भी कोई मशक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे भी शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं, नीच के शुक्र और गुरु की दृष्टि। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जो करियर या व्यापार का जो सुख होता है या पति का जो स्थान होता है, या जो यहाँ पे गुरु की स्थिति जो है वो कई बार व्यक्ति को लाभ दे सकती है, अनुभवी भी बना सकती है, और कन्विंसिंग कैपेसिटी भी व्यक्ति की अच्छी रह सकती है। गुरु मंगल को देखेंगे तो, गुरु शुक्र को देखेंगे तो अनुभवी बनाएंगे, और बुध केंद्र में आएंगे तो शुक्र का नीच भंग भी हो जाएगा। शनि राहु और चंद्रमा व्यक्ति के दाम्पत्य को मजबूती और अलग तरीके का एक अनूठापन, और उसमें जबरदस्त जो है वो एक इतना प्रगाढ़ता भरने का काम करेंगे जहां व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी टूट नहीं सकता, और वहां पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। राहु केतु का प्रभाव होगा, दूरी थोड़ी बहुत रहेगी, पर चंद्रमा यहाँ के अधिपति होकर के इसको देख रहे हैं। शनि मजबूती देंगे राहु के साथ, रिश्तों को क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी और सामने वाले पे भरोसा किया जा सकता है। दशमांश कुंडली में उच्च के मंगल का यहाँ बैठना, कर्म क्षेत्र को प्रगाढ़ता, शुक्र के साथ और गुरु का यहाँ बैठना, व्यक्ति अपना खुद का कारोबार स्थापित कर सकता है, पति के साथ और पत्नी के साथ जुड़ करके कारोबार स्थापित कर सकता है, और व्यक्ति खुद का काम करे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। यहाँ पे सूर्य और बुध का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाना, यहाँ अच्छे थे,
यहाँ और भी अच्छे हुए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, यहाँ और भी ज़्यादा अच्छे हुए, यहाँ और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। मतलब सूर्य और बुध का परिणाम इस जातक को पढ़ने पढ़ाने, बैंकिंग सेक्टर आदि में बहुत ही बेहतर तरीके से मिल सकता है। इसका लाभ व्यक्ति को मिल सकता है। शनि और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे भी जो है वो कहीं ना कहीं, सूर्य कौन है? पंचम भाव के अधिपति। यहाँ पे गुरु जो हैं वो गौर करिएगा राहु से देखे जा रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो राहु से देखे तो नहीं जा रहे थे, पर 12वें भाव के अधिपति और शनि से देखे जा रहे थे। अष्टम भाव के अधिपति जहां देखते हैं उसको परेशान करते हैं। पर एक अलग तरीके का लाभ ये रहेगा कि शुक्र और चंद्रमा क्रमशः जब एक दूसरे को देखेंगे तो दाम्पत्य में पत्नी सुंदर और पति सुंदर, और दोनों का संबंध बड़ा ही कोमलता से युक्त होता है। इनकी कुंडली में अभी अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है, जिसके अधिपति जो मंगल होते हैं कृतिका नक्षत्र के, वो जो हैं सूर्य जो होते हैं वो सूर्य जन्म कुंडली में दिग्बली है। मतलब चंद्रमा के पास नक्षत्र का बल है, और उस पर अगर शुक्र शनि की दृष्टि नहीं पड़ती तो संतान का सुख भी मिल जाता है। ये पहली बात है। इनकी कुंडली में अगर मैं नवमांश कुंडली को और भी गंभीरता से देखूं तो लग्न के अधिपति का लाभ में जाना सप्तम भाव के अधिपति के साथ। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कई बार अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये कुंडली और भी ज्यादा फ्लरिश कर सकती है। लग्न के अधिपति का 12वें जाना ये कई तरीके से समस्या में ग्रसित करता है, समस्या में डालता है। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में आना यह धन के लिए कभी भी चिंतित और चिंता पैदा नहीं कर सकता। मंगल उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, ऐसी अवस्था में कि व्यक्ति के पास अगर शनि का बल रहता तो वो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे। मंगल के पास बल कम है क्योंकि वो मीन राशि के बैठे हैं, तो चलो फिर भी ठीक है, पर अग्नि तत्व के ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में 7 डिग्री पे बैठे हैं, उनके पास बल अभी आ रहा है, वो प्राप्त कर रहे हैं। मंगल यहाँ पे कमजोर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो धन भाव के अधिपति होने के साथ साथ सर्वाधिक धनदायक योग और भाग्य के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, तो महाभाग्यशाली और महाधनी योग ये मंगल दोनों दे देंगे। पराक्रम के अधिपति होकर के पराक्रम को देखना, भाई बहन और कुटुंबजनों के साथ सुख, कम्युनिकेशन का लाभ, क्षेत्र का लाभ, पिता का सुख थोड़ी कमजोरीपन के साथ है। पिता को रोग हो सकता है, माता को भी थोड़ी बहुत समस्याएं मिल सकती है, पर माता और पिता दोनों का सुख है। पर इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो मैं जहां तक समझ रहा हूं, व्यक्ति की कुंडली में माता के स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पिता के साथ संबंधों में निकटता लाने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं। मंगल लग्न में है, आपके पास साहस है, आपके पास मार्केटिंग करने की अच्छी स्किल है, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति और सप्तम के अधिपति होकर के बुध जन्म कुंडली में दशम में बैठे हैं, व्यापार कोई भी आपका बहुत अच्छा चल सकता है। इस कुंडली के लिए बुध मारक होंगे, और केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं, दोष से युक्त होंगे। गुरु इस कुंडली में केंद्र के अधिपति होते हैं। द्विस्वाभाविक लग्न के लिए सप्तम भाव कमजोर होता है, बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है। इस कारण से 29 से लेकर के 32 तक का काल सावधानी से युक्त होकर के गुजारना होगा। 2025 के फरवरी तक राहु की दशा है, इस दौरान सावधानी बरतनी होगी। और कई बार तो मैं ये बात कहूँ, 2022 के 8वें महीने से संतति प्राप्त करने के और नए अध्याय जीवन में जुड़ने के योग बन रहे हैं। गुरु अभी आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, मतलब जो राशि है आपकी लग्न में बनी हुई उसी से गोचर कर रहे हैं, और क्रमशः इनका लाभ आपको मिलता रहेगा। इस दशा काल में जो आपकी कुंडली में दशा चल रही है राहु की, और राहु लग्न में ही बैठे हैं, गुरु का वहीं पे बैठना हो रहा है। इस आधार पर अगर गोचर में देखें तो गुरु मीन के, और जिसके साथ अब जो स्थिति बन रही है वो शनि आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर के विचार कर रहे हैं। तो राशि जो आपकी बनी वो बनी वृषभ राशि। वृषभ राशि से शनि का गोचर जो है वो एकादशवें चतुर्थ दशम का बन रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। पर राशि से नहीं, राशि से न तो गुरु अच्छे जा रहे हैं और न तो शनि अच्छे जा रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति चंद्रमा होते हैं, वो आपकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, और उस पे क्रमशः अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो निस्संदेह कुछ लाभ हो सकता है। मतलब गुरु की दृष्टि अगर मीन राशि पे है वो, तो उनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। कर्क राशि को देखेंगे जहाँ के अधिपति आपकी कुंडली में ऑलरेडी उच्च के हैं। इसका मतलब है कि हमें संतान का, यश का, कीर्ति का, मान का, सम्मान का, समाज में प्रतिष्ठा का, जो चीजें खोई हैं, जो संपन्नता खोई है, जो प्रॉस्पेरिटी आप पाना चाहते हैं, वो आपकी कुंडली में पाने का एक योग आ रहा है। दूसरे नंबर पे इससे भी अच्छा योग 2025 के फरवरी से गुरु की दशा जब आएगी तो होगी। वस्तुतः अगर वो गुरु 12वें नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी।
आपकी कुंडली में बुध अगर अस्त नहीं होते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती थी, परंतु चूंकि जन्म कुंडली में बुध अगर अस्त होंगे तो कहीं ना कहीं वो दशम और सप्तम और चतुर्थ का सुख थोड़े कमजोरीपन के साथ देंगे। नवमांश कुंडली में वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, वात पित्त और कफ पे आपको नियंत्रण रखना होगा। इस वजह से आयुर्वेदिक उपचार की तरफ भागिएगा, ये काम बनता है। आपकी कुंडली में बाहरी जो स्वतंत्रता होती है वो आपकी कुंडली के लिए थोड़ी बहुत बाधाएं उपस्थित कर सकती हैं। लोगों से बच के रहिए, नजर दोष के योग आपकी कुंडली में हैं और कई बार आपको चीजें देर से मिलने के प्रभाव में भी देखी जाती हैं, क्योंकि आप जल्दी ही पाना चाहते हैं। आपका पेशेंस लेवल कमजोर है, लेकिन राहु वहां पे जो बैठे हैं मीन राशि के, वो आपके प्रभावों को और आपकी क्षमता पे कई बार संशयात्मक दृष्टिकोण दिखने को मजबूर कर रहे हैं। मतलब कई बार व्यक्ति की ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन नहीं होता, या कई बार व्यक्ति जितना पाना चाहता है वो थोड़े देर के बाद या विलंब के बाद मिलती है। ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति पराक्रम भाव में उच्च के हुए हैं। वो सप्तम भाव में उच्च के नहीं हुए हैं, ना तो लग्न में उच्च के हुए हैं, वो पराक्रम भाव में हैं और कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति सूर्य जो होते हैं वो अच्छे बैठे हैं, मतलब परिणाम मिलेगा। आपकी कुंडली का दशम स्थान सबसे बढ़िया बना है, लग्न स्थान भी ठीक बना है, आपकी कुंडली का एकादशवां भाव भी कमजोर नहीं बना है। एकादशवें भाव के अधिपति का लाभ में आना अच्छा माना जाता है, पर वो अष्टम भाव के अधिपति के साथ है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करने के लिए मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। हालांकि एक बात मैं बता दूं तो आपके पास मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा है, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। भवन, भूमि, वाहन, दाम्पत्य, सुख, सौख्य, पुत्र, ये सब, इन सब चीजों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बनती है। ये जो दशा है वो दिमाग लगाने वाली है, मतलब दिमाग लगाइए तब सफलता मिलेगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के कुछ हाथ में आएगा। ये बात भी अभी चल रही है, तो 2025 के फरवरी तक लाजवर्त धारण करना चाहिए। लाजवर्त आपकी कुंडली में राहु रेवती के और बुध जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा के बैठे हैं, जिसके आधार पर शुक्र अगर जन्म कुंडली में अनुराधा के बैठे हो नक्षत्र के अधिपति के साथ, शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति शनि यहीं बैठे हैं, एक अतिरिक्त बल जरूर मिलेगा। शनि ज्येष्ठा में बैठे हैं, कंप्यूटरीकृत ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, उसका कम्युनिकेशन और इंटरनेट से जुड़ करके काम करना बहुत ही ज्यादा जो है वो लाभदायक स्थिति में ले जाकर के व्यक्ति को रख सकता है। शनि का भाग्य भाव में बैठना भाग्य को अवरोध देते हैं, क्योंकि वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं। वहां के अधिपति अगर लग्न में नहीं बैठे होते तो शनि और भी ज्यादा कारगर हो जाते, तो आपकी कमजोरी और बढ़ जाती। पर वस्तुतः अगर भाग्य के अधिपति लग्न में बैठे हैं तो निस्संदेह मैं इसे अच्छा ही कहूंगा। आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो 25 डिग्री के हैं, थोड़े कमजोर हैं। आत्मबल को बल देना चाहिए, अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए अगर हो सके तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को आप बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ अत्यधिक संख्या में, जैसे 108 बार भी आप कर सकते हैं, या फिर गणेश संकटनाशक या फिर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी आप अधिक संख्या में अनुष्ठानिक दीपक जला करके भी कर सकते हैं, जो भी मन की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। मंगल आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद बहुत बढ़िया, खराब नहीं है, शनि के नक्षत्र में है, वो शनि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, इस वजह से मंगल के पास बल थोड़ा कमजोर है, यही बात मैंने उस समय कही थी। बुध आपकी कुंडली में पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, ये शुक्र का नक्षत्र, शुक्र वहीं केंद्र में तो अधिपति नहीं होते पर त्रिकोण में बैठे हैं, तो थोड़े बहुत व्यक्ति को भाग्य का बल मिलता रहेगा। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं, इस आधार पर वो ठीक हैं। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं, खराब नहीं है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं है। वो भी आपको कर्म क्षेत्र का तकनीक का और टेली कम्युनिकेशन का लाभ देते रहेंगे और आपको गंभीरता देते रहेंगे, आपके स्वभाव को गंभीर बनाते रहेंगे। वस्तुतः आप उग्र जल्दी हो जाते हैं, इस चीज पे थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही जल्दी प्रेशर में आ जाना ये आपकी कुंडली में देखा जा रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा जो है वो उस पर काम करने की आवश्यकता होगी। पेशेंस लेवल बढ़ाना होगा। मंगल राहु अंगारक दोष पैदा कर देते हैं, हालांकि वहां पे बन रही है वो बात। लग्न 15 डिग्री का बना है, युवावस्था का है, आपके पास बल है कि आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं। मंगल 7 डिग्री के और राहु 22 डिग्री के हैं। 15 डिग्री का भेद कई बार बनने नहीं देगा, पर उसके असर जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लग्नेश 12वें, लग्नेश अगर 12वें चले जाएं तो निस्संदेह हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। मतलब अब आपको अपनी ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन एक अलग तरीके से करने की आवश्यकता होगी, जहां पे आप किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जा को नुकसान में नहीं ले जा सकते, रिस्क नहीं ले सकते। आप आगे बढ़ने के लिए दूर जा सकते हैं, विदेश गमन कर सकते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अपनी ऊर्जा का प्रवाह निरंतरता से कर सकते हैं, जुड़ करके लोगों से, बाहर के लोगों से, बड़े लोगों से और बड़े बड़े लेवल के लोगों से अपना जो है वो संबंध बना करके किसी भी तरीके से अपने व्यापार को नई दिशा और नई गति दे सकते हैं। आपकी कुंडली में इसके योग हैं। थोड़े बल के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।
ये बात आपकी कुंडली में बनती है। लग्न के अधिपति कमजोर 12 में, धन के अधिपति लग्न में, ये ठीक, ये तो बात मैंने करी। अब एक बात और बताता हूँ। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का लाभ में जाना सप्तमेश के साथ, ये बात मैंने चर्चा करी थी, जिसके कारण व्यक्ति खुद का व्यापार भी आराम से स्थापित कर सकता है। दशमांश कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी बनी है, मतलब सबसे ज्यादा दशमांश कुंडली आपकी अच्छी बनी है। अगर यहाँ पे लग्नेश 12 में नहीं गए होते, यहाँ पे अगर लग्नेश उच्च के नहीं होते, तो ये कुंडली और भी ज्यादा कमजोर हो सकती थी। पर ये जो कमजोरी मिली है वो इस वजह से थोड़ी मिली है क्योंकि यहाँ पे 12 में गए हैं। शनि की दृष्टि लाभ देगी, शनि की दृष्टि ठीक ठाक रहेगी, संबंध सबके साथ अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, व्यक्ति अपना प्रभाव जमा लेता है, अपनी बात किसी से कहता नहीं है, सिर्फ सीमित लोगों तक ही अपनी बात कहता है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे ठीक नहीं होगी, इस वजह से कई बार आपको आलस्य भी शनि की दशा में आ सकती है, ये बात भी ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए आपको ज्ञानी, ज्ञान संपन्न और बुद्धि के बल पे अपने प्रत्येक विपरीत परिस्थिति का लाभ कैसे उठाना है, ये आपको गुरु देते रहेंगे। मतलब इसको निकालना नहीं है, वो स्वतः मिलता रहेगा, आपको उस पर कुछ करना नहीं है। इनकी दृष्टि पड़ गई मतलब आपका काम हो गया। और गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके जीवन को सही दिशा में मूव करने में इनका बल मिलेगा। मतलब आपको कुछ अलग से करना नहीं है, मेरी बात को समझने की आवश्यकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बस अपना देते रहेंगे, ये होता रहेगा ऐसे ही। क्योंकि उसका प्रभाव आप जरा देखिए, संतान का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर, क्योंकि शनि से देख रहे थे और शुक्र देख रहे थे, तो वो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। मतलब ये चीजें आपको प्रभावित करेंगी ऐसे। पर सावधानी कहाँ बरतनी है? सावधानी हमें हमारे भोजन पे बरतना है, सावधानी हमें हमारे टेम्पर लूज करने पे बरतना है, सावधानी हमें अपने आपको किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है कि हमारा प्रभाव समाज को गलत ना जाए, ये चीज करना है। समाज हमें कभी भी गलत और निंदनीय दृष्टिकोण से ना देखे, हमारे बारे में लोग गलत ना फैलाएं, गलत जो है वो चीजें भ्रम ना फैले, इसका ध्यान रखना होगा। क्योंकि शनि पीछे बैठे हैं सूर्य के, ये कई बार कमजोर हो जाते हैं। शुक्र के ठीक आगे वैशी योग का बनना, व्यक्ति बुद्धिशाली होता है पर तार्किक बहुत ज्यादा होता है, और कई बार बोलने लगे तो चुप ही ना हो, ये बात भी होती है। माता से संबंध ठीक है, पिता से संबंध ठीक है, पिता विद्वत हैं और विद्वान हैं, और दरअसल उनकी ही बुद्धि आपको भी मिली हुई है। माता इमोशनल है, वो चंचल थोड़ी सी हो सकती है। राहु का प्रभाव संतान सुख में कमजोरी, राहु का प्रभाव कई बार दाम्पत्य में खट्टे मीठे संबंध, हालांकि वो खराब नहीं है, वो चंचलात्मक है, वो ठीक है। आपके पति अच्छे हो सकते हैं क्योंकि पति भाव में बुध की राशि बनी है, पति भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। मतलब ये कुंडली एक सफल दाम्पत्य के रूप में अपने आप को सिद्ध कर सकती है। प्रेम पे निरंतर बढ़ाने की, और इतने ज्यादा घनिष्ठतम स्थिति में अपने आप को रख लीजिए कि जहां पे सामने वाले के नेत्र से ही सारे शब्द पढ़ लिए जाए, सामने वाले के नेत्र से ही सारे शब्द पढ़ लिए जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि मुख खोले तब व्यक्ति कुछ बोले ना, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये प्रेम उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्यों बताऊं? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति उच्च के और शुक्र जैसे प्रेमी ग्रह से देखे जा रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, या आपके व्यक्तित्व में ही प्रेम समाना चाहिए, क्योंकि उस गुरु की दृष्टि देखिए यहाँ मंगल पे है, जो कि लग्नेश है, मंगल के ऊपर और मंगल की राशि पे, दोनों जगह। मतलब पंचम भाव के अधिपति स्वयं लग्न में बैठ रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं और लग्नेश को देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं। तो अब जरा विचार करिए, तो आपकी कुंडली का गुरु वृषभ राशि में, जिसपे सूर्य और बुध जैसे बुद्धिमान ग्रहों की दृष्टि, इसका मतलब है कि पति भी बुद्धिमान है और वो भरोसेमंद है, 100% वो रिलायबल है। आप दोनों के संबंध अच्छे रहेंगे, इसमें कभी भी कोई मशक्कत वाली बात नहीं है। षडबल में शुक्र और शनि और सूर्य अच्छे दिख रहे हैं, इस वजह से आत्मबल ठीक है। आपको खुद पे अपनी ऊर्जा का सही तरीके से नियमन करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, और किस तरीके से उसको कहाँ लगाया जाए इस पे काम करने की आवश्यकता है। क्लियर है? ये इतनी सी बात मैंने बताई। आपकी कुंडली में जितनी भी चीजें मैंने देखी हैं उसके आधार पर एक बात कहता हूँ, इस कुंडली के लिए सूर्य अच्छे होंगे, चंद्रमा भी अच्छे हैं। तीसरे भाव में बैठ करके चंद्रमा कभी भी अनिष्ट फलदायी नहीं होते, और खास करके जब वो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के, आनंद होता है। यहाँ न तो आपको धन से चिंता करने की बात है, न तो आपको आपके धोखाधड़ी का कोई योग लगा है, न तो आपके दाम्पत्य में कोई दाग लगे, न तो आपको किसी भी चीज से यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि में कोई बैर विरोध हो, क्योंकि तृतीय भाव में चंद्रमा बड़े ही अच्छे परिणाम देने लगते हैं, और खास करके तब जब वो गुरु से केंद्र में हो और शुक्र से केंद्र में। ये अच्छी बात होती है। लग्न में सम संख्या की राशि का बनना
और जातिका की कुंडली अगर हो और लग्न में सम संख्या की राशि बने, तब तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। मतलब आपको समझ में भी ना आए ये बात कि ये कितनी उत्कृष्ट बात होगी। शुभ ग्रह की राशि का बनना और जन्म कुंडली में इस कुंडली के भाग्येश का लग्न में बैठना, ये इतना आसान नहीं है। ये आपको ब्रॉड माइंडेड बनाता है दुनिया के लिए, समाज के लिए और सामाजिक क्षेत्रों के लिए। व्यक्ति जितना ज़्यादा हो सके काम करना चाहे कर सकता है। उसके प्रत्येक जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब आपके ही हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सामाजिक स्तर पे इतने उत्कृष्ट लेवल पे जा कर के काम कर सकते हैं कि आपका विश्व स्तर पे नाम हो सकता है। क्योंकि राहु मीन के बैठे हैं, जो सेवा शुश्रूषा के भाव की राशि है, 12वां भाव यहाँ बनता है और वो आपकी कुंडली के लग्न में ही बनी। मतलब ये कुंडली इस लेवल की तरफ ही बढ़ रही है कि आप समाज के लिए कितना दे रहे हैं, सामाजिक क्षेत्रों में आपकी गति कितनी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। इस पे भी काम किया जा सकता है। ये एक नया दरवाजा मैंने आपको दिया, आप इस पे जरूर ही विचार कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।